हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो में आपका अपना दोस्त सतपाल गोदारा। आज 10 नवंबर है और इस संडे की सुबह आप कुछ साथी रिलैक्स कर रहे होंगे और रिलैक्स मोड में आप अपने कुछ नया करने का सोच रहे होंगे। तो आइए आज अपनी इस नई क्लास के साथ एक शुरुआत करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का जो अपना अभियान है उसे और मजबूती प्रदान करते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की या फिर और कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जिसमें इंग्लिश एक लैंग्वेज के रूप में है, या फिर आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, अगर आप अपनी स्पोकन रिटन इंग्लिश सुधारना चाहते हैं तो आपको स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखने के लिए हमारे स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यहाँ प्रतिदिन सुबह 7 बजे ये एक क्लास आती है जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक एडिटोरियल लेते हैं, कोई आर्टिकल लेते हैं और उससे है जो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं। तो इसके अंदर अपने क्या क्या करते हैं चलिए देखते हैं। आज अपने है जो 10 दिसंबर है, तो इसके लिए हमने जो सेलेक्ट किया है वो कोई भी एक एडिटोरियल हमेशा की तरह हम इसमें लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें अपने वोकैब की है जो चर्चा करते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे लेते हैं जिसमें इडियम फ्रेजेज हो गए या कुछ कीवर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, यानी कि सिमिलर वर्ड और ऑपोजिट वर्ड्स लेते हैं, फिर उनका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। इससे फायदा क्या होता है, इससे अपना रीडिंग स्किल बढ़ता है, हम स्पीड और एक्यूरेसी के साथ पढ़ते हैं और उसको कॉम्प्रिहेंड करते हैं, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि पढ़ करके जो हमारी चीजें अंडरस्टैंडिंग है वो सही होती है, उससे सही चीज सही अर्थों में समझ में आती है। और दूसरा है हम विविध प्रकार के करंट इश्यूज की इसमें चर्चा करते हैं, यानी अपना जो डेली का एडिटोरियल होता है कभी वो पॉलिटिक्स पे होगा, कभी इकोनॉमिक्स का होगा, कभी इंटरनेशनल इशू का होगा, कभी सोशल इशू का होगा। तो अलग अलग वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट है हम कवर करते हैं। इससे आपका करंट अफेयर भी अच्छा होता है। तो आम के आम गुठली के दाम, हंटिंग टू बर्ड्स विद सिंगल स्टोन, एक पंथ दो काज। तो आज की वोकैब में देखते हैं। सबसे पहला शब्द है एक्सपंज। एक्सपंज पार्ट ऑफ स्पीच, अगर इसका हम देखें तो ये वर्ब है। इसका मतलब होता है हटा देना, रिमूव करना, डिलीट करना। कि हमने कोई काम करते हैं, कोई जैसे मान लो अनुवांछित चीज है तो उसे रिकॉर्ड से हटा देते हैं, सो डिलीट करना। रिमूव और इरेज तो मिटा देना, हटा देना, उसको शामिल नहीं करना। इंटोनिम हो जाएगा, हटाने का उल्टा हो गया लागू करना, इंसर्ट करना, रेस्टोर करना, पुनः स्थापित करना। सो हिज नेम वाज एक्सपेंस्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड बुक्स, उसका नाम है रिकॉर्ड बुक से हटा दिया गया। वर्तमान संदर्भ ये है इसका कि जैसे अपने पार्लियामेंट के अंदर बहस चल रही है या असेंबली के अंदर कोई डिबेट चल रही है, तो कुछ विधायक या सांसद महोदय गैर जरूरी शब्दावली का असंसदीय पार्लियामेंट्री जो नॉन पार्लियामेंट्री शब्द हैं उनका प्रयोग कर लेते हैं, तो उनको कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया जाता है। तो ये हुआ आपका वाक्य में प्रयोग। चलिए जी दूसरा शब्द देखते हैं। इसका मतलब है डिस्पैचिंगली, उपेक्षाजनक, अपमानजनक, अपमानजनक। तो कई शब्द ऐसे होते हैं जो डिस्पैचिंगली होते हैं, जिनका है जो समर्थन नहीं किया जा सकता। एडवर्ब है तो ए क्रिटिकल और अनकाइंड वे दैट शोज यू डोंट रिस्पेक्ट समवन और समथिंग। तो एक इस तरह का अनकाइंड तरीका या आलोचनात्मक व्यवहार या तरीका जो ये दर्शाता है कि आप किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति क्या है, रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं, अनादर का भाव है, उपेक्षा का भाव है या अपमान का भाव है। सो सिनोनिम हो गया डेफिएंटली, जो डिफाई करने योग्य हो। सो डिसओबीडियंटली, अवज्ञाकारी हो। तो ये ऐसे क्या हो गए, अवज्ञा कौन करेगा, जो सम्मान नहीं करेगा। इंटोनिम हो जाएगा अप्रूविंग और कमेंडेबल, तो कमेंड करना या अप्रूव करना, यानी कि सहमति देने योग्य। सो शी डिनाइड दे हैड ए रिलेशनशिप, उसने इनकार किया कि उनके कोई रिलेशनशिप है। बट शी नेवर स्पोक डिस्प्रेजिंगली ऑफ हिम, लेकिन उसने कभी भी उसके बारे में डिस्प्रेजिंगली, अपमानजनक तरीके से बात नहीं की। तो ये हुआ इसका वाक्य में प्रयोग।
चलिए आज का अगला शब्द देखते हैं क्या है। ग्रेपल्ड विद, ये है फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब है तो कठिन विषय वस्तु को समझाना। अब फ्रेजल वर्ब के बारे में आप जानते ही हो, ये वो शब्द है जिसमें कोई न कोई वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन होता है। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन क्या कहलाता है? फ्रेजल वर्ब। इसमें ना तो वर्ब का अर्थ होता है ना प्रीपोजिशन का, कोई एक थर्ड पार्टी आंसर आता है। तो वो थर्ड पार्टी आंसर क्या होता है, उसे अलग होता है, उसका मीनिंग अलग होता है। तो कठिन विषय वस्तु को समझना या कठिन जो स्थिति को हैंडल करना। तो टू ट्राई डील विद और अंडरस्टैंड ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम और सब्जेक्ट। तो कठिन समस्या हो या कोई विषय वस्तु हो, उसको समझना या उसे डील करना क्या कहलाता है? उसे हैंडल करना, उसके साथ जो सुलझाना क्या कहलाता है? ग्रेपल विद। सो द न्यू गवर्नमेंट हैज येट टू ग्रेपल विद द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन। नई सरकार को अभी भी एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण की जो समस्या है उसे समझने की आवश्यकता है, उसे हैंडल करने की आवश्यकता है। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। राजस्थान के संदर्भ में गए, नई गवर्नमेंट को भी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या करना है? ग्रेपल विद करना है, अभी उसको हैंडल करना है। ठीक है। डाइवर्जेंस, विभाजन। देखो ये एक रोड है जा रही है, ये यहाँ तक कि ये क्या डिवाइड हो गई, डाइवर्ज हो गई। तो ये क्या हो गया? डाइवर्जेंस हो गया। इसका एंटोनिम जहाँ मिलना हो कन्वर्जेंस हो जाएगा। सो डिवाइडिंग और अपार्ट, सेपरेशन, जो अलग अलग कर दे। तो ये एक ही रास्ता था, ये दो भागों में बंट गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। तो ये क्या, कौन सा पॉइंट है? ये डाइवर्जिंग पॉइंट है, फॉर्क बनता है जहाँ पर। तो डाइवर्जिंग या अपार्ट, अपार्ट यानी अलग होना, तो वाई शेप में होना। एंटोनिम्स कन्वर्जेंस और मीटिंग। तो जहां पर आकर के ये सारी चीजें मिलती हैं तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? कन्वर्जेंस पॉइंट हो गया। तो ये इनका क्या होगा? कन्वर्जेंस पॉइंट हो गया। तो ये मीटिंग पॉइंट है या कन्वर्जेंस। तो यहाँ पर तो इनका कन्वर्जेंस हो रहा है, ये धाराएं बाहर से एक जगह इकट्ठी हो रही है और यहाँ पर अलग अलग जा रही है। तो डाइवर्जन और कन्वर्जन। So divergence between the incomes of the rich and the poor countries seems to be increasing. तो गरीब और अमीर देशों के बीच में है जो डाइवर्जेंस है, जो विभाजन है, अंतराल है, ये ऐसा लगता है बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। अमीर और गरीब के बीच जो खाई है वो बढ़ रही है। ओके। रिकनसाइल्ड, रिकनसाइल वर्ब है टू ब्रिंग इनटू एग्रीमेंट और हार्मनी। कोई भी चीज को एग्रीमेंट, सहमति में लाना, सद्भावना मिलाना, हार्मनी मिलाना। रेस्टोर फ्रेंडली रिलेशंस, या मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना, पुनः स्थापित करना, समाधान करना, सॉल्यूशन करना। अकोमोडेट या अडेप्ट, तो के अनुकूल होना या अकोमोडेशन होना, उसी के अनुरूप हो जाना, वहीं रहना। तो सही से चीजों को कर लेना जो पहले किसी वजह से खराब हो गए। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? फाइट या इनसाइट। लड़ना या इनसाइट कर रहा है यानी उकसाना। तो उकसाना, झगड़ना, ये क्या हो गया? इसके एंटोनिम हो गए। जबकि सुलह करना, समझौता करना, ये इसके क्या हो गए? जो सिनोनिम हो गए। आप समाधान कर रहे हैं, आप सुलह कर रहे हैं, ये इसके। और अगर आप झगड़ रहे हैं, आप उकसा रहे हैं, तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। द किंग एंड द बीस्ट वर पब्लिकली रिकनसाइल्ड। मान लो राजा और आर्कबिशप के बीच में क्या था? झगड़ा चल रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ? उन्होंने सार्वजनिक रूप से क्या है, उस झगड़े को सुलह कर ली, रिकनसाइल कर लिया, समस्या का समाधान कर लिया। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपने पास, अगला है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग एडजेक्टिव है, यानी जो नियर फ्यूचर में हो, आसन, निकट भविष्य में होने वाला, निश्चित रूप से हो। यूजुअली यूज्ड अबाउट समथिंग बैड। हाँ, ये निकट भविष्य में तो होने वाला हो, लेकिन वो कोई अच्छी बात नहीं होती है, जो बुरी बात होती है। दैट विल हैपन सून, तो कुछ गलत होने वाला हो, नियर फ्यूचर में बुरा होने वाला हो, तो उस तरह के खतरे के बारे में हम कहते हैं इम्पेंडिंग। सो द इमिनेंट या क्लोज, निकट या आसन, बहुत ही जल्दी होने वाला,
इंटोनिम हो जाएगा दूर, फार या रिमोट। पर वो दूर की बात है, ऐसा भी जल्दी कोई खतरा नहीं है। इफ यू हेयर थंडर इन द डिस्टेंस, अगर आपको दूरी में कोई थंडर शोरगुल सुनाई दे, यू माइट गो इनसाइड, तो आप अंदर जा सकते हैं। टू स्केप, इसके मैंने बचने के लिए, द इम्पेंडिंग स्टॉर्म, तो वो जो आसन जो तूफान है, आने वाला जो तूफान है, उसे कमिंग स्टॉर्म है, उसे जो अपकमिंग स्टॉर्म से बचने के लिए आप सुनाई दे तो अंदर जा सकते हैं, अगर आपको थंडर सुनाई दे तो। नेक्स्ट सेंटेंस है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन है परिसीमांकन, सीमांकन या परिसीमांकन। तो ये बाउंड्री तय कर देना। द एक्शन ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्री और लिमिट्स ऑफ समथिंग, किसी चीज का दायरा तय कर देना। लिमिट यानी दायरा। जैसे निर्वाचन क्षेत्र होता है तो कहाँ से कहाँ तक है जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी, इस चीज का दायरा तय कर देना। मान लो ये एक लोकसभा क्षेत्र है, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया दिखा दिया गया, ये इलाके हैं, इसमें ये असेंबली मिल करके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी। तो ये क्या बन गई, डिलिमिटेशन हो गया। 1 2 3 4 और 5, तो 5 असेंबलीज हैं, ये मिलकर के एक लोकसभा क्षेत्र बन गया है। ये मान लिया कि इसमें 5 विधानसभा क्षेत्र है। 1 2, इसकी नंबरिंग कर दी जाए 1 2 3 4 और 5, तो 5 जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं और ये पूरा मिलकर के एक लोकसभा क्षेत्र बना रही है। तो ये क्या हो गया, इनका डिलिमिटेशन हो गया, दायरा हो गया, कि असेंबली के सेंस में ये हो गया, लोकसभा के मामले में ये हो गया। ठीक है, तो डिलिमिटेशन परिसीमांकन। सो डिस्टिंक्शन या एनक्लोजर, उनके अलग अलग एनक्लोजर बना दिए। अगर इसको हम फ्री कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिबरेशन या लिबर्टी, मुक्ति हो गया। सो द डिलिमिटेशन ऑफ द सी इज द मोस्ट प्रेसिंग सिक्योरिटी इशू अफेक्टिंग द रीजन। अब देखो साउथ चाइना से है, तो साउदर्न चाइना के अंदर आपने देखा होगा, चाइना कह रहा है यहाँ तक हमारी समुद्री सीमा आती है, बाकी वियतनाम है, जापान है, वो क्या कह रहे हैं, नहीं ये हमारी है। तो ये डिलिमिटेशन है, सीमांकन है जो समुद्र का है, ये एक बहुत ही ज्यादा दबाव बनाने वाला, सुरक्षा का मुद्दा रहता है इस क्षेत्र के अंदर। तो कई देशों में समुद्री सीमाओं को या भौगोलिक सीमाओं को लेकर के झगड़े होते रहते हैं। तो चलिए आज का देखते हैं एडिटोरियल। इसमें क्या आ रहा है एडिटोरियल के अंदर, इनविडियस डिवाइड। तो सबसे पहले इनविडियस डिवाइड है। इनविडियस का मतलब होता है अपमानजनक, इसका मतलब भी क्या होता है, अपमानजनक। ये भी अपमानजनक है, ये बहुत ही इंसल्टिंग है भाई, इंसल्टिंग विभाजन है, ये अपमानजनक विभाजन है। ऑन पॉलिटिकल डिस्कशन, राजनीतिक अगर चर्चा के अंदर, परिचर्चा, डिस्कशन का मतलब होता है यहाँ परिचर्चा, तो राजनीतिक जो परिचर्चा होती है उसके अंदर ये अपमानजनक डिवाइड है। किस बात की लेकर के ये हो रहा है, इंडिया कैन डू विदाउट पॉलिटिशियंस एग्जैस्परेटिंग ए नॉर्थ साउथ पोलराइजेशन, यानी जो उत्तर दक्षिण भारत को लेकर के जो ध्रुवीकरण हो रहा है, पोल का मतलब है ध्रुव, पोल से पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, तो पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण। तो जो उत्तर और दक्षिण भारत को लेकर के आजकल राजनेता लोग इस चीज को एग्जैस्परेट कर रहे हैं। एग्जैस्परेटिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, इंक्रीज करना, तो इंक्रीजिंग यानी बढ़ाना। तो ये क्या कर रहे हैं, राजनेता लोग हैं, ये उत्तर दक्षिण भारत के अंदर ध्रुवीकरण कर रहे हैं और इसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बिना भी जो भारतीय राजनीति चल सकती है, और इस तरह का विभाजन है वो क्या है, इनविडियस है, इंसल्टिंग है, ये बहुत ही उद्वेलित करने वाला है, अपमानजनक है, क्षोभजनक है। सो द रिमार्क ऑन द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स मेड बाय द्रविड़ मुनेत्र कजगम मेंबर, यानी कि डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कजगम जो पार्टी है उसका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यानी एमपी महोदय हैं एस सेंथी कुमार ने लोकसभा के अंदर उत्तर भारतीय राज्यों को लेकर के एक टिप्पणी की, रिमार्क किया, कमेंट किया, इन द लोकसभा सिंस एक्सपेंस फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। अब चूंकि उसको रिकॉर्ड से एक्सपेंज कर दिया गया है, हटा दिया गया है, एक्सपेंज यानी रिमूव्ड,
तो उसे रिकॉर्ड से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। अब वो टिप्पणी क्या थी, तो इस अब देखो इतना बड़ा सब सेंटेंस है, इसके अंदर जो मूल जो सब्जेक्ट है वो रिमार्क। रिमार्क किस पर था, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के बारे में था। रिमार्क किसने दिया, मेड बाय द्रविड़ मित्र डीएमके मेंबर ने। मेंबर किसका है, पार्लियामेंट का है। उनका नाम क्या है, एस शांति कुमार है। कहाँ, इन दी लोक सभा। इन इतना बड़ा सेंटेंस, इसका रूट देखो, सब्जेक्ट यहाँ पर है, इसके साथ ये वर्ब लगी है। अब ये क्या है, वॉज अनवर्दी ऑफ ए लॉ मेकर। अब ये एक कानून निर्माता की ओर से कही बात है, वो क्या थी, अनवर्दी थी। ये कोई जरूरी वर्दी है नहीं, जो मूल्यवान होता है, ये गैर जरूरी था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। सो टू स्पीक डिस्पैरेजिंगली ऑफ ए फेलो बीइंग्स। अब देखो किसी के बारे में डिस्पैरेजिंगली हम कहें, इनविडियस कहें, अपमानजनक कहें, क्षोभजनक। डिस्पैरेजिंगली बोलो अनादर भाव से, डिस्पैरेजिंगली बोलो किसी का सम्मान न करते हुए अनादर भाव से, अपमानजनक तरीके से कहें साथी के बारे में। फेलो बीइंग्स फॉर देयर बिलीफ्स, फूड हैबिट्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस। अब आपके साथी हैं, उनके विश्वास क्या है, धार्मिक विश्वास क्या है, उनकी खाने की आदतें क्या है सॉरी, और उनकी सांस्कृतिक व्यवहार क्या है। इज नथिंग शॉर्ट ऑफ बाइगेटरी। ये इज नथिंग, ये और कुछ नहीं बट शॉर्ट ऑफ बाइगेटरी। ये बाइगेटरी है अर्थात कट्टरता है। बाइगेट होता कट्टर और बाइगेटरी कट्टरता। तो बाइगेटरी का मतलब हुआ कट्टरता, ये लिख लो यहाँ पर, कट्टरता। तो ये क्या है, फेनेटिसिज्म है। सो पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस वारी यानी डिफरेंट होना फ्रॉम रीजन टू रीजन इन ए वास्ट कंट्री सच एज इंडिया। भारत जैसे देश के अंदर राजनीतिक जो विचार है, प्राथमिकताएं हैं, प्रेफरेंसेस हैं, वे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती हैं। और देर आर वेरियस इम्बैलेंसेस, बहुत सारे असंतुलन हैं। इन दिस वर्स्ट लैंडस्केप, इस विशाल भूभाग के अंदर बहुत सारी विविधताएं आपको मिलेगी। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, एक तो आप साक्षरता देख लो और शिक्षा देख लो। एक तो साक्षरता, लिटरेसी और शिक्षा, दोनों शब्द अलग है। लिटरेसी का मतलब जो केवल पढ़ सके और एजुकेशन का मतलब सुशिक्षित व्यक्ति, बहुत ज्यादा, जिसने जो पूरा स्कूली और कॉलेज शिक्षा प्राप्त की हो। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, एक्सेस टू ट्रेड रूट्स, और व्यापार के रूट्स तक उसको पहुंच हो। एंड डेमोग्राफिक कंपोजिशन, और उसका है जो डेमोग्राफिक संरचना क्या है। तो ये सारी चीजें हैं, ये पूरे देश में अलग अलग जगह है, यानी देश में बहुत ज्यादा विविधता है, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक, हर तरह से। सो दीज इम्बैलेंसेस, ये जो असंतुलन है, असमानताएं हैं, also reflect in the country's political and economic structures। ये देश के राजनीतिक और आर्थिक संरचना में भी, इस ढांचे में भी झलकती हैं। Some regions are more advanced economically, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से ज्यादा समृद्ध है, एडवांस हैं, आगे हैं, while जबकि some others have a higher capacity to influence the political course of the country। जबकि कुछ दूसरे भूभाग ऐसे हैं जो देश का जो राजनीतिक कोर्स है, यानी कि नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व है देश का, उसको प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। सो imbalances apart, there is vast diversity in India। अब इन संतुलनों के अलावा भी, अपार्ट इससे डिफरेंट, एक और विविधता है। वास्ट में बहुत बड़ी, लार्ज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को मतलब विविधता, विभिन्न प्रकार की विविधता है इन इंडिया। इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, धर्म के मामले में, लैंग्वेज के मामले में, भाषा के मामले में, कल्चर एंड कलनरी हैबिट्स। कल्चर और कलनरी हैबिट्स भी होती है। कलनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू किचन, रसोई संबंधी। क्या हो गया, कलनरी का मतलब होता है रसोई। तो किचन से रिलेटेड जो रसोई संबंधी जो आदतें हैं, वो भी क्या है, अलग अलग है। सो नेशन मेकर्स, जो राष्ट्र निर्माता हैं, गेपल्ड विथ
दी चैलेंजेस ऑफ इम्बैलेंसेस एंड डाइवर्सिटी। तो राष्ट्र निर्माताओं ने इन चैलेंजेस है, ये जो चुनौतियां हैं, इनका सामना किया है, उनसे निपटने की उन्होंने कोशिश किया गया। पलविद का मतलब हो गया उन चुनौतियों को डील करने की है, जो चुनौतियों को समझने की कोशिश उन्होंने की है। टू सेट इन मोशन द कंसोलिडेशन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स एंड मोस्ट पॉपुलेटेड डेमोक्रेटिक कंट्री ऑन द प्लेनेट। इस पृथ्वी ग्रह पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले, सर्वाधिक लोकतांत्रिक देश को और सर्वाधिक विविधता वाले देश को उन्होंने समझने की, इसकी चुनौती को समझने की कोशिश की है, इतनी विविधता वाले को। While India has made significant progress in addressing these imbalances, जबकि भारत ने इन असंतुलनों को सुलझाने की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्रगति की है, मैनेजिंग द डाइवर्सिटीज, विविधता को बनाए रखते हुए, any honest appraisal would have to account for the unfinished task at hand। तो कोई भी ऑनेस्ट आप ईमानदारी पूर्वक इसमें कुछ काम करेंगे तो डेफिनेटली जो देश के सामने एट हैंड वर्तमान में जो चुनौतियां हैं, जो पूरी नहीं हुई है, हम उनको पूरा कर पाएंगे, उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए, न कि इसकी प्रोग्रेस में हमें बाधक बनना चाहिए। ओके, यही ये कहना चाहते हैं। अब देखते हैं एडिटर्स आगे क्या कह रहे हैं। The regional identities and imbalances are not to be brushed under the carpet or forced into silence unless the attempt is to create an authoritarian country। Yes, जो क्षेत्रीय जो पहचान है, क्षेत्रीय जो आइडेंटिटीज हैं, यानी कि कुछ मराठा हैं, कुछ कन्नड़ हैं, कुछ मलयालम हैं, तो उधर कुछ उड़िया हैं, कुछ मणिपुरी हैं, मिजोरमी हैं, राजस्थानी हैं, गुजराती हैं, पंजाबी हैं। तो इस तरह की जो क्षेत्रीय पहचान है और जो असंतुलन है, आर नॉट टू बी बस्ट अंडर कार्पेट और पोस्ट। तो इन्हें जबरदस्ती नहीं जो पुशअप किया जाना चाहिए और ना इन्हें दबाना चाहिए खामोशी पूर्वक, अनलेस जब तक कि अटेम्प्ट इज टू क्रिएट एन अथॉरिटेरियन कंट्री, जब तक एक है जो तानाशाही देश बनाने का प्रयास नहीं हो। The MP apologized for its unwarranted unworthy comments। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे सेंथा कुमार, उन्होंने सेंथी कुमार ने अपने इस जो गैर जरूरी, अनवारंटेड, अनचाही टिप्पणी के लिए उन्होंने माफी मांग ली है, अपोलोजाइज कर दिया है। अपोलोजाइज यानी माफी मांगना, सॉरी बोल दिया है कि जी ठीक है मेरे से गलती हो गई। एंड सो डिड हिज पार्टी, ऐसा ही उनकी पार्टी डीएमके ने भी कर दिया है कि भी मेंबर की जो टिप्पणी है वो सही नहीं है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, उन्होंने हिंदी भाषी जो राज्य हैं वहां भाजपा जीती थी और उसको लेकर के कमेंट किया था। वो क्या कमेंट है देखते हैं। दैट एपिसोड शुड नाउ बी लेट टू रेस्ट। उस एपिसोड को, उस घटना को अब दफन कर देना चाहिए, उसको यही छोड़ देना चाहिए। His comments were in the context of the Bharatiya Janata Party's victory in the 3 Hindi-speaking states of Madhya Pradesh, Rajasthan and छत्तीसगढ़। क्योंकि उन्होंने इन 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जीत है, उसको लेकर के टिप्पणी की थी। While तेलंगाना वोटेड फॉर द कांग्रेस, क्योंकि साउथ में तेलंगाना में कांग्रेस जीती और यहाँ उत्तर भारत में हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी जीती, तो इसको लेकर के उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी। सजेस्टिंग ए डाइवर्जेंस बिटवीन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न स्टेट्स इन पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस, कि राजनीतिक प्राथमिकताओं में उत्तरी और दक्षिण भारतीय लोगों में एक विभाजन है जो उन्होंने दर्शाने की कोशिश की, कि एक विभाजनकारी बात उन्होंने कही। सो इंडिया हैज हैड रूलिंग पार्टीज एंड कोएलिशंस ऑफ डिफरेंट रीजनल कंपोजिशंस। भारत के अंदर अलग अलग तरह की जो शासकीय राजनीतिक दल हैं और गठबंधन दल भी हैं, कोएलिशन भी हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, रीजनल कंपोजिशंस के अंदर, जिनमें क्षेत्रीय दल भी हैं। बट द नॉर्थ बाय virtue ऑफ हैविंग ए लार्जर शेयर ऑफ द पॉपुलेशन, अब चूंकि उत्तरी भारत में जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, has had a bigger say in the country's governance। तो उत्तर भारत का देश की शासन व्यवस्था में निश्चित रूप से ज्यादा लॉयन शेयर है, बहुत बड़ी भागीदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, सो
द सजेशन ऑफ एन इनविडियस नॉर्थ साउथ डिवाइड इज बेसलेस। अब एक जो इनविडियस है, ये जो अपमानजनक है, इंसल्टिंग है, अपमानजनक, अपमानजनक, ये जो अपमानजनक है, इनविडियस है, ये जो सुझाव है जो कि इनविडियस है, अपने आप में इंसल्टिंग है कि उत्तर दक्षिण भारत का जो इस तरह से बंटवारा कर दिया जाए भाषा के आधार पर, इज बेसलेस एंड डेंजरस, ये न केवल आधारहीन है बल्कि खतरनाक भी है। व्हाइल द इशू ऑफ मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस इज लेजिटिमेट एंड रियल, जबकि मल्टीपल, बहुत सारे जो असंतुलन है देश के अंदर, ये जो मुद्दा है ये वास्तव में लेजिटिमेट है, वैध है, ये वैलिड है। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैलिड, तो ये तो बात वैलिड है, ये तो समझ में आती है कि भाई कुछ राज्य है जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान, पंजाब है, ये ज्यादा प्रगति कर रहे हैं, जबकि उड़ीसा है या आपके दूसरे जो साउथ का कोई स्टेट है वो पिछड़ रहा है। तो इस तरह की बात करना तो वैलिड और रियल है। द स्टेट्स इन द साउथ एंड वेस्ट आर ग्रोइंग फास्टर, दक्षिणी राज्य या पश्चिमी राज्य तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, while those in the north and the east are growing faster in population, जबकि उत्तरी और जो पूर्वी राज्य हैं, ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, ये जो जनसंख्या तेजी से बढ़ा रहे हैं। हमारे साउथ के और वेस्ट के हैं वो विकास ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उत्तरी और पूर्वी स्टेट है ये जनसंख्या ज्यादा बढ़ा रहे हैं। These trends need to be reconciled, इन जो प्रवृत्तियों को समझने की आवश्यकता है, इनको जो रिजॉल्व करने की आवश्यकता है, इन ए मैनर दैट हेल्प्स द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, इस तरीके से कि वो देश की प्रगति में मदद करे, rather than becoming a source of acrimony, बजाय वो एक है जो किसी विवाद का कारण बने। So development outcomes also vary across religious and caste communities in particular regions. अब एक जो विकास के जो रिजल्ट हैं, आउटकम हैं, वो पूरे देश में धार्मिक और जातीय समुदायों के अंदर एक क्षेत्र विशेष के अंदर वैरी करते हैं, अलग अलग होते हैं। There is also danger, एक खतरा ये भी है, that these challenges can accelerate, इस तरह की चुनौतियां बढ़ सकती है with the impending nation-wide delimitation of the लोक सभा constituencies। अब अगर हम जो impending जो आसन है निकट भविष्य में लोकसभा की जो क्या है जो परिसीमन होने वाला है, जब इनकी सदस्य संख्या लोकसभा की 543 से बढ़ा करके 888 कर दी जाएगी, तो ये कहना चाहता है कि ये जब ज्यादा हो जाएंगे तो इस तरह के नमूने ज्यादा बढ़ेंगे, अर्थात विविधता बढ़ेगी और उसके साथ इस तरह की चीजें भी बढ़ सकती है, चुनौतियां भी बढ़ सकती है। एंड द ग्रोइंग गैप्स इन डेवलपमेंट बिटवीन रीजन्स, और अलग अलग क्षेत्रों में जो गैप है, अंतर है, ये भी बढ़ सकता है। एंड कम्युनिटीज, समुदायों में भी। सो द सजेशन ऑफ एन इनविडियस नॉर्थ साउथ डिवाइड इज बेसलेस एंड डेंजरस। तो इस तरह का कोई उत्तर दक्षिण भारत का आप विभाजन करते हो अपमानजनक, इनविडियस, तो ये क्या है, ये न केवल बेसलेस है, निराधार है, बल्कि डेंजरस भी है, खतरनाक भी है। और क्या नुकसान है इसके? While the issue of multiple influences is legitimate and real, अब देखो, अब चूंकि मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस, बहुत सारे जो असंतुलन है उनका मुद्दा है, वो न केवल वैध है बल्कि वास्तविक है। द स्टेट्स इन द साउथ एंड वेस्ट आर ग्रोइंग फास्टर इकोनॉमिकली, ये चलो जी ठीक है, ये सेम आ गया है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो यहां पर इसको रिपीट कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं उनको हमें समझने की आवश्यकता है कि भी हमारे जो चैलेंजेज हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और देश के अंदर जो डाइवर्सिटी है, विविधता है। इंडिया इज लाइक ए गार्डन, एंड गार्डन में क्या होता है, बगीचा होता है, उसमें क्या होता है, विविध प्रकार के फूल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो इंडिया एक ऐसा गार्डन है, तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग बोली के, अलग अलग
कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी ही हमें एक यूनिटी में बांधती है और यही हमारी पहचान है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या है? इंडिया के अंदर एक विशेषता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। तो हमारे यहाँ विविधता है और उस विविधता में ही एकता हमारी मूल विशेषता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक है, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम एक है और इसके अंदर हम डाइवर्स लोग हैं, फिर भी हम क्या है? यूनाइटेड हैं। सो यूनाइटेड वी स्टैंड ऑलवेज विद डाइवर्सिटी। यही हमारी पहचान है, इसको कायम रखना चाहिए। इसके लिए किसी को भी इस तरह के इनविडियस कमेंट नहीं करने चाहिए। यही एडिटर्स की टोन है। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए जाने से पहले बता दूं, अपने स्कॉलर स्टडी सेंटर पर ऑफलाइन बैचेज सीजीएल के चल रहे हैं। हर वेडनेसडे को, बुधवार को अपने नया बैच स्टार्ट होता है। अगर आप कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की तैयारी या जीडी की तैयारी, तो उसके लिए स्पेशल बैचेज अपने चल रहे हैं। सुबह 9 से 1 बजे तक ऑफलाइन क्लासेस रहती है। 3 to 5 PM डाउट काउंटर रहता है। आपको किसी तरह का डाउट हो तो 3 से 5 डाउट ले, और ऑफलाइन क्लास में आना चाहे तो सुबह 9 से 1 बजे तक क्लास चलती है। तो आप जल्दी करें, अपना बैच ज्वाइन करें, अपनी सफलता सुनिश्चित करें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी पहली प्राथमिकता है। ओके, मिलते हैं एक और एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।